Hello, good evening, friends. So, time is going on 6:51, and I'm going to shoot this video. So, this is the topic of immunology. Immunology is the most important topic of microbiology. In immunology, we study about infection, immunity, antibody immunoglobulin, antigen antibody reaction, complement system, immune response, hypersensitivity, and autoimmunity. And today we study about hypersensitivity. Hypersensitivity is the most important topic according to the examination purpose of the view. Examination purpose, university examination. I'm not talking about PG examination. So in hypersensitivity, the selectable questions is like as in short notes, hypersensitivity reactions type 3 and type 4 hypersensitivity reactions. In long answer questions, hypersensitivity define three types of immediate hypersensitivity reaction with example. Type 1 hypersensitivity describe, and third is the hypersensitivity classify pathogens. Type 4 hypersensitivity. In MPMSU 2070, one question asked, which is the 20 marks. So this is the most important topic in 20 marks. Define hypersensitivity, enumerate various type of hypersensitivity reaction, write brief about systemic type of type 1 hypersensitive reaction. So today we deal this question. So let's start. Hypersensitivity. What is the hypersensitivity? Hypersensitivity, that means allergy. एलर्जी, तो अब एलर्जी क्या होगा? सपोज किसी तरह का एलर्जन हमारे बॉडी से कांटेक्ट करता है तो हमारा बॉडी ओवर रिस्पॉन्स शो करता है, बहुत इज़ैजरेटेड इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा खुद का टिश्यूज़, खुद का बॉडी डैमेज हो जा रहा है. दैट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी. तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी इज़ द inappropriate immunological response. ओके किसके रिस्पॉन्स पे? एंटीजन और एलर्जेंस के रिस्पॉन्स पे. ओके तो इसे हम लोग और इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं. Exaggerated inflammatory response. Exaggerated, that is inappropriate inflammatory response which injurious to sensitized host, cause extensive tissue damage, sometimes even death. तो इसको डिफिनेशंस कैसे क्या हुआ? मीन्स किसी तरह का ओवर रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में, इज़ैजरेटेड रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा का खुद का होस्ट सेल्स डैमेज हो जा रहा और इन सीवियर केसेस डेथ भी काउज कर रहा है. दैट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी. ओके तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन. तो जेल एंड कुम्स नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें क्लासीफाई किया था. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट एंड डिलेड, एंड सेकेंड इज द ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड. ये क्या छूट गया मेरे से? ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड. तो इस दो बेसिस पे हाइपर सेंसिटिविटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था. वो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. ओके तो टाइप 1, 2 एंड 3 ये किस टाइप का है? इमीडिएट इन द सेंस कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हो कर देता. जब कोई भी एलर्जेंस हमारी बॉडी में कांटेक्ट करता तो ये फ्यू मिनट्स टू आवर्स में ये रिस्पॉन्स शो कर देता. ठीक है, तो ये किस टाइप का होता है? ये जनरली होता है ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी. ओके और सेकेंड जो आपका हो गया वो है डिलेड. ये बहुत ही लेट रिस्पॉन्स हो करता. नीचे हम लोग देखेंगे कि ये कितने टाइम में रिस्पॉन्स हो कर रहा. ये किस टाइप का है? आपका सेल मेडिएटेड. ओके हाँ, तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं. तो एक निमोनिक्स है. ये निमोनिक्स क्या है? एसिड. ए फॉर एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलेटिक. बी फॉर साइटोटॉक्सिक, एंड सी फॉर
I4 immune complex mediated एंड फोर्थ डिलेट। ठीक है, तो इस निमोनिक के बेसिस पे हम लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनाफाइलेटिक क्या हो गया, टाइप 1 हो गया आपका, ये साइटोटॉक्सिक कौन हो गया, टाइप 2, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिटेड कौन हो गया आपका, टाइप 3, एंड डिलेट कौन सा हो गया आपका, टाइप 4। ओके, तो इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो टाइप 1 में आपका हो गया इम्यूनोग्लोबिन ई, टाइप 2 में आपका हो गया इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है, और टाइप 3 में आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशंस के होने की वजह से होता, और टाइप 4 आपका CD4 टी सेल्स के एक्टिवेशंस की वजह से होगा। ठीक है, तो अब आते हैं ये चार्ट एक बुक में दिया था जिसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो इसे थोड़ा देख लेते। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दैट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, वही क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड टाइप 4 क्या है, सेल बॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या होता, इमीडिएट रिस्पॉन्स हो करता, और टाइप 4 जो होता है डिलेड रिस्पॉन्स हो करता। तो इसमें जो टाइप 1 है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हो कर रहा, आपका 2 to 30 मिनट्स में रिस्पॉन्स हो कर दे रहा। टाइप 2 उससे थोड़ा सा टाइम लग रहा, 5 to 8 आवर्स में रिस्पॉन्स हो कर दे रहा। टाइप 3 2 to 8 आवर्स में रिस्पॉन्स हो कर दे रहा। एंड टाइप 4 जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा, वो 24 to 72 आवर्स मीन्स 1 to 3 डेज में रिस्पॉन्स हो कर रहा। ओके, और इसमें क्या है, मेडिएटर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि टाइप 1 में इम्यूनोग्लोबिन ई होता है, टाइप 2 में इम्यूनोग्लोबिन जी के साथ इम्यूनोग्लोबिन एम भी होता है। ठीक है, टाइप 3 में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होता है, जो कि अपन ने पहले देखा है। टाइप 4 CD4 टी हेल्पर सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हो गया बस। हाँ, और फिर इसमें टिपिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसमें जो मैनिफेस्टेशन करते हैं तो इस ठीक है, भी रहने देते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम लोग नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आप याद करिए, ए फॉर एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 1 क्या हो गया, एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी हो गया आपका। ठीक है, इसमें जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं, इसमें कुछ कॉमन एलर्जेंस है। इस कॉमन एलर्जेंस में आपका हो गया फूड एलर्जेंस किसी तरह का फूड हो गया, नट्स हो गया, सी फूड, जनरली सी फूड्स हो गए, फिर पॉलन ग्रेन्स, प्लांट पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, फिर प्रोटीन जो सीरम प्रोटीन बाहर से लेते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है। देन ड्रग्स तो ड्रग्स में आ गए आपके पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स लेते हैं, जो हम लोग कोई एनेस्थीसिया लेते हैं। ठीक है, फिर सैलिसाइलेट्स, ये सारा हो गया। ठीक है, फिर इंसेक्ट्स बाइट प्रोडक्ट, कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर लिया तो उसका जो वेनोम होता है उसके थ्रू काउज करेगा। एंड अदर्स में आपका हो गया किसी का स्पोर, एनिमल्स का हेयर्स, उसका डेंडर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन एलर्जेंस। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, एग्जाम्पल एटन क्लिनिकल। तो ये किस में हो सकता है, हे फीवर, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, एट्रोपी, एनाफाइलैक्सिस, ये सभी चीज़ों को भी हम लोग नीचे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसमें जो मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट है वो आपका है पीके रिएक्शंस। ठीक है, तो ये पीके रिएक्शन किसने किया था, ये प्रॉन्सनीस एंड कश्नर नाम के जो साइंटिस्ट है, इनके नाम के बेसिस पे इसका नाम पीके रिएक्शन हो गया था। तो इसमें जो पीके एंटीबॉडी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी कोज के लिए। ठीक है, तो ये पीके एंटीबॉडी जिसको रिएजेनिक एंटीबॉडी बोलेंगे, ये एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इन सीरम रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। जो सीरम में जो एंटीबॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। इसी को बाद में क्या बोल दिया गया, इम्यूनोग्लोबिन ई। ठीक है,
तो इसमें क्या देखा गया था, इसमें देखा गया था व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स देखा गया, व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स देखा गया था। तो व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स डेवलप होता है एट द साइट, जहाँ इंजरी होता है उसके साइट पे नहीं होता। तो इसमें 3 तरह के स्टेज होते हैं। तो इसमें आपका हो गया टाइप 1 स्टेज, टाइप 2 स्टेज एंड ये स्टेज 3, ठीक है। एंड तो स्टेज 1 क्या होता है, इंजरी के साइट पे होता है। इसमें क्या होता है, इसके एरिया पर आपको इरिथमेटस एरिया अपीयरेंस दिखता। स्टेज 1 में जो इंजरी का जो साइट होता है वहाँ पर आपको इरिथमेटस एरिया अपीयरेंस दिखता है। इरिथमेटस एरिया अपीयरेंस वहाँ पे रेडनेस आपको दिखेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा, फ्लेयर डेवलपमेंट हो जाएगा। फ्लेयर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, मतलब उसके सराउंडिंग साइड पे फ्लेयर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, इरिथेमा का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग एंड कंजेशन फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसको वेल बोलेंगे। स्वेलिंग एंड कंजेशन फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसको वेल बोलेंगे, ठीक है, एट दिस साइड। और इसमें क्या होगा, फ्लूइड लीक करेगा, स्किन के अंदर फ्लूइड लीक करेगा उसके सराउंडिंग कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या होगा, इंजरी के साइड पर इरिथमेटस एरिया अपीयरेंस होगा। स्टेज 2 में क्या होगा, फ्लेयर, इरिथेमा डेवलपमेंट होगा उसके सराउंडिंग साइड पे। और स्टेज 3 में क्या होगा, ये स्वेलिंग वेल होगा, स्वेलिंग एंड कंजेशन फॉर्म्ड होगा एट दिस साइड। इसमें क्या होगा, फ्लूइड लीक करेगा अंडर द स्किन, ये सराउंडिंग कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब नाउ कम टू द मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म में आते हैं, तो इसमें 2 तरह के मैकेनिज्म है, 2 फेज। ये इस मैकेनिज्म को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। एक आपका है सेंसिटाइजेशन फेज, जिसको हम अपन इनिशिएशन फेज भी बोलेंगे। एंड सेकेंड आपका क्या हो गया, इफेक्टिव फेज, जो कि लेटर फेज बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का होता है, 2 से 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स के 2 to 3 वीक्स में क्या होता है, इन दोनों के बीच मतलब डिफरेंस इंटरवल होता, मतलब स्टार्टिंग ये सेंसिटाइजेशन फेज ख़त्म होगा तो उसके 2 से 3 वीक के इंटरवल्स में वो इन इफेक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा फेज अपन देखते हैं। तो ये फेज देखने के लिए अपन ये डायग्राम पे ये जो चार्ट दिया गया उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट पे फोकस करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे भरा भरा सा लग रहा, तो इसके लिए मैं एक सिंपलेस्ट आपको पहले दिखाती हूँ ताकि वो चार्ट आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब ये पोलन ग्रेन्स आया, ठीक है। देखिए पोलन ग्रेन्स हमारे बॉडी में आया, पोलन ग्रेन तो हमारे स्किन पे क्या है, एपिथेलियल सेल्स, उससे कांटेक्ट किया। तो उससे कांटेक्ट किया तो वहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स में डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो डेंड्राइटिक सेल्स में क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स क्या होता है, एक तरह का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। तो ये क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन आया स्किन के एपिथेलियल सेल्स में, तो यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स मिला। तो डेंड्राइटिक सेल्स में क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया, टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। तो टी हेल्पर सेल्स अब एक्टिवेट हो गया है तो ये क्या करेगा, टी हेल्पर सेल्स प्रोलिफरेट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टी हेल्पर सेल्स प्रोलिफरेट कर गया। तो जैसे ही टी हेल्पर सेल प्रोलिफरेट किया, इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया गया इंटरल्यूकिन 3, 4 and 5. Sorry, 3. This is not the 3. This is the 13. इंटरल्यूकिन 13, 4 and 5. ओके, तो इंटरल्यूकिन 4 and 5 का क्या फंक्शन है। इंटरल्यूकिन देखिए मैं उसको लार्ज करके जूम करके दिखाती हूँ। इंटरल्यूकिन 4 क्या करता, इम्यूनोग्लोबिन ई का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता और इम्यूनोग्लोबिन ई का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता, जबकि ये 13 और 5 का क्या फंक्शन है, ये डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन करता है इओसिनोफिल का, ठीक है, जो कि क्या होता है, म्यूकस सेक्रेशन में हेल्प कर रहा है, म्यूकस सेक्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल प्रोलिफरेट हो गया, इसने रिलीज़ कर दिया इंटरल्यूकिन 13 and 4 and 5। तो इंटरल्यूकिन 4 and 5 एक्टिवेट कर ये जनरल्स का क्या काम है, इम्यूनोग्लोबिन ई को प्रोड्यूस करने का। तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस कर गया, जिससे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया इम्यूनोग्लोबिन ई बी सेल, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन ई
ई बी सेल एक्टिवेट होने से ये फॉर्म, इसमें से क्या हुआ देखिए, ये जो आपको इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, एंटीबॉडी। तो इसने क्या कर दिया, इम्यूनोग्लोबिन ई को फॉर्म कर दिया। तो ये जो बी सेल है, ये इंटरल्यूकिन 4-5 ने किसको एक्टिवेट कर दिया, बी सेल्स को। तो ये बी सेल्स है, इसने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी फॉर्म कर दिया। अब देखिए, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी पे क्या होता है, आपका 2 सेंटर होते हैं। एक होता है FC सेंटर, एक होता है आपका FC सेंटर, और एक होता है AB सेंटर। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है। और तो ये क्या होता है, मास्ट सेल्स पे कौन सा होता है, FC सेंटर होता है। ठीक है, तो इस एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ई का FC सेंटर मास्ट सेल्स के FC सेंटर से जाकर के अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये अटैच्ड हो गया। अटैच्ड होने के बाद इसने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 इम्यूनोग्लोबिन ही अटैच्ड हो गया। तो अब क्या होना है, डीग्रैनुलेशन होना है। मीन्स इसमें मास्ट सेल्स के अंदर बहुत सारा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, उस ग्रैन्यूल्स को बाहर निकलना है। तो उस ग्रैन्यूल्स को बाहर निकलने के लिए क्या होता, ये यहाँ पर ये क्रॉस लिंकिंग, ये आपस में क्रॉस लिंक करने लगता, ब्रिजिंग करने लगता। ठीक है, तो 2 इम्यूनोग्लोबिन आपस में क्रॉस लिंक करने लगा। तो ये क्या है, दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ द डीग्रैनुलेशन। ठीक है, तो ये डीग्रैनुलेशन स्टार्ट हो गया। तो डीग्रैनुलेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो इसने क्या कर दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिलीज़ कर दिया। तो ये जो डीग्रैनुलेशन है वो 2 फेज़ में होता। ठीक है, तो ये कौन सा फेज़ है, प्राइमरी और सेकेंडरी फेज़। तो प्राइमरी फेज़ है, उसमें ये प्राइमरी फेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रिलीज होगा, सेकेंडरी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आपका जो हो गया, हिस्टामिन हो गया, हिस्टामिन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेरोटोनिन हो गया, हिपैरिन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हिस्टामिन होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, इसके साथ साथ प्रोटीज, केमोटैक्टिक फैक्टर्स भी आते हैं। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रेडिकाइनिन, साइटोकाइन्स, ये सारी आती है। तो आप इसमें से 1-2 याद रख लें। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको। तो अब क्या हो गया कि डीग्रैनुलेशन हो गया। तो अब क्या होगा, और सपोज़ क्या हुआ कि अब ये सेम एंटीजन हमारी बॉडी में इंटैक्ट हुआ, ये सेम एंटीजन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, री एक्सपोज्ड ऑफ द एंटीजन। तो ये क्या हुआ कि अब इसने क्या कर लिया, ये जो अपन ने पहले पढ़ा है कि इसमें दो होते हैं सेंटर, एक FC है और FB। तो 2 इसमें से FB सेंटर पे जा कर के ये FB सेंटर पे चला जाता, ये एंटीजन जो आता वो FB सेंटर पे जाने के बाद इसको फिर से एक्टिवेट कर देता। तो एक्टिवेट कर देता थी, फर्दर आगे का प्रोसीजर करता। तो इस अभी तक जो अपन ने इतना पढ़ा वो क्या था, ये इनिशियल रिस्पॉन्स। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ द इनिशियल रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज़ द इनिशियल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब आते हैं ये इनिशियल रिस्पॉन्स, जिसको सेंसिटाइजेशन फेज बोलते हैं। अब क्या हुआ कि सेम एंटीजन एक्सपोजर हुआ, तो ये हमारी बॉडी में क्या हुआ, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और क्या हो गया, इदीमा हो गया, ब्लड वेसल्स का डायलेशंस हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट कर गए, और क्या हो गया, म्यूकस सिक्रेशन होने लगा, और एपिथेलियल डैमेज होने लगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट किया, तो ब्लड वेसल्स के डायलेट करने से क्या हुआ, WBC लीक आउट होने लगा, WBC बाहर निकलने लगा। इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स डेवलप करने लगे। तो इसमें कुछ सिम्टम्स डेवलप करने लगा। तो इस सिम्टम्स में क्या हो गया, ब्रीथलेसनेस होने लगी, हाइपोटेंशन, फिर ये शॉक होने लगा, एंड फाइन लीडिंग टू द डेथ। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये टोटल पूरा फेज़ पढ़ा। तो इस फेज़ में अपन ने क्या पढ़ा, 2 तरह का फेज़ पढ़ा, सेंसिटाइजेशन फेज़ एंड सेकेंड क्या था, इफेक्टर फेज।
सेंसिटाइजेशन फेज एंड इफेक्टिव फेज। तो सेंसिटाइजेशन फेज को इनिशियल फेज बोलेंगे एंड इफेक्टिव फेज दैट इज़ द लेटर फेज। तो सेंसिटाइजेशन फेज में सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सेंसिटाइजेशन फेज में क्या हुआ था, पोलन ग्रेन हमारी बॉडीज में से कांटेक्ट किया, तो हमारी बॉडीज में स्किन के एपिथेलियल सेल से वो कांटेक्ट किया। तो स्किन के एपिथेलियल सेल्स में डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। उसने क्या किया, टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। तो टी हेल्पर सेल्स प्रोलिफरेट कर गया और उसने क्या रिलीज़ कर दिया, इंटरल्यूकिन 13, 4 एंड 5। तो इंटरल्यूकिन 13 एंड 5 क्या करता, इसिनोफिल का डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशंस करा देता, जबकि इंटरल्यूकिन 5 ने क्या किया, इम्यूनोग्लोबिन ई का प्रोडक्शंस कर दिया। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन ई का प्रोडक्शंस कर दिया। तो अब क्या हुआ, इंटरल्यूकिन 4, 5 एक्टिवेट हो गया। तो उसने किसको एक्टिवेट कर दिया, बी सेल्स को। बी सेल्स जिसमें इम्यूनोग्लोबिन से फॉर्म्ड होता, तो उसने बी सेल्स ने क्या कर दिया, इम्यूनोग्लोबिन ई का फॉर्मेशन कर दिया। तो इम्यूनोग्लोबिन में दो साइट होते हैं, ये जो ओपन साइट जिसको एफ बी साइट बोलेंगे और जो क्लोज साइट है जिसको एफ सी साइट बोलेंगे। ठीक है, तो मासल्स में भी एक साइट होता है एफ सी साइट। तो इम्यूनोग्लोबिन ई का एफ सी साइट मासल्स के एफ सी साइट से जा कर के बाइंड कर गया, अटैच कर गया। अटैच करने के बाद जब दो इम्यूनोग्लोबिन आपस में क्रॉसिंग का फॉर्मेशन कर लिया, उसने क्या कर लिया, ब्रिजिंग का फॉर्मेशन कर लिया। तो दिस इज द इंडिकेशंस ऑफ व्हाट, इंडिकेशन ऑफ डीग्रैनुलेशन। तो क्या हो गया, मास सेल्स का जो ग्रैनुल्स है वो रिलीज़ हो गया। तो यहाँ तक की जो फेज़ को क्या बोलेंगे, सेंसिटाइजेशन फेज़ बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ बॉडी में सेम एंटीजन। तो ये मास सेल्स एक्टिवेट हो गया और उसने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट दो फेज में रिलीज हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आपका हिस्टामिन आ गया, सेरोटोनिन, हिपेरिन, प्रोटीज एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो ये हिस्टामिन जो कि प्रीडोमिनेंट होता है, सेकेंडरी में आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ब्रेडिकाइनिन, ये साइटोकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज स्टार्ट हो गया, ये लेटर स्टेज स्टार्ट हो गया, इसको अफेक्टिव फेज बोलेंगे। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसने स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, बॉडी में इडीमा काउज करवा दिया, इन्फेक्शन के साइड पे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, WBC लीक आउट हो गया। इसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें और क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन होने लगा, एपिथेलियल सेल्स को डैमेज कर दिया इसने। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स डेवलप करने लगे, ब्रोंक्यूल में जो स्मूथ मसल था वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होने लगा, फिर हाइपरटेंसिव डेवलप करने लगे एंड शॉक हो गया, जिसकी वजह से फाइनली लीडिंग टू द डेथ। तो ये क्या हो गया, ये सारे फेज अपन ने पढ़ लिया। नाउ कम टू द मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन ये किस तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है इमीडिएट मैनिफेस्टेशन एंड लेटर। तो ये कितना हो गया, इमीडिएट मैनिफेस्टेशन एंड लेटर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस में आपका आ गया सिस्टेमिक एंड लोकलाइज। ठीक है, एंड लेट मैनिफेस्टेशन में आपका आ गया मेडिएटर्स, इशनोफिल इन्फ्लक्स एंड न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इस सिस्टेमिक में जो इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस होता है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सपोज जैसे सिस्टेमिक के एनाफाइलैक्सिस होता है वो विद इन मिनट्स स्टार्ट हो जाता है। दिस इज स्टार्ट विद इन द मिनट्स। ये क्या हो रहा है, विद इन मिनट्स स्टार्ट हो जा रहा है। जबकि लोकलाइज्ड जो है उसे किसी वो स्पेसिफाइड एरिया पे हो रहा है। ठीक है, लोकलाइज्ड स्पेसिफाइड एरिया पर, इसे ही अपन क्या बोलते, इसे ही बोलते एट्रॉफी। इसे बोलते एट्रॉफी एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये होता है आपकी डिजीज़ में कुछ एलर्जिक हे फीवर जिसको एलर्जिक रेनाइटिस बोलेंगे, तो ये क्या है, ये है एयरबोर्न एलर्जेंस की वजह से ये काउज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है,
ये वाटरी सिक्रीशंस होता है कहाँ पे, हमारे आइज़ में। तो आइज़ में क्या होता है, कंजक्टिवा का लेयर होता है, तो वहाँ पे वाटरी सिक्रीशन होता है। फिर हमारे नेज़ल म्यूकोस, नेज़ल में जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है वहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, कंजक्टिवा, नेज़ल म्यूकोसा एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में वाटरी सिक्रेशन होने लगे, जिसकी वजह से हमें क्या होने लगेगा, स्नीजिंग होने लगेगी, कफिंग, जिसकी वजह से वी फील स्नीजिंग, कफिंग। ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हे फीवर। तो अब आते हैं इसकी दूसरी क्लिनिकल पे, अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा इज द डिफरेंट फ्रॉम द हे फीवर। अस्थमा हे फीवर नहीं है, अस्थमा से डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, यही फीवर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा था, जबकि आपके अस्थमा में क्या होगा, लोअर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में इन्फेक्शन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ब्रोंक्यूल में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है वहाँ पे ब्रोंक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और एयर में क्या हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज कर जा रहा, ठीक है। तो ये दो तरह के होंगे, ये एलर्जिक अस्थमा हो जाएगा और एक हो जाएगा इंट्रिंसिक अस्थमा। तो इंट्रिंसिक अस्थमा में किसी एलर्जी की वजह से नहीं होता, ये कोल्ड के एक्सपोजर से या फिर बहुत एक्सरसाइज एक्सपोजर इनके से इंड्यूस होता, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो एलर्जिक अस्थमा है वो क्या होता है, एयरबॉर्न होता या फिर ब्लड बॉर्न होता, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आते हैं फूड एलर्जी। तो फूड एलर्जी में आपका हो गया सच एज ये एग, नट्स, सी फूड। सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स डेवलप करने लगे, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारी हो सकता है। इसमें एक टर्म आता है आपका एटॉपिक यूट्रिकेरिया, एटॉपिक अर्टिकेरिया, एटॉपिक अर्टिकेरिया। तो एटॉपिक अर्टिकेरिया क्या है, व्हेन एलर्जन डिपॉजिटेड इन द स्किन कॉज लोकल वेल एंड फ्लेयर रिएक्शन। जब क्या हो जाएगा, जब एलर्जन है ना डिपॉजिट हो जाएगा स्किन में और कॉज करेगा लोकल वेल एंड फ्लेयर रिएक्शन। तो वेल एंड फ्लेयर रिएक्शन तो देखिए थे कि क्या होता था कि वो रेडनेस, ये एरिथेमा हो जाता था सराउंडिंग साइड्स पे, फिर वहाँ पे कंजेशंस होने लगती थी, स्वेलिंग होने लगती थी, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स में अपने पहले ही देखा है, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, सैलिसाइलेट्स, फिर लोकल एनेस्थेटिक्स जो यूज़ करते उससे। तो फिर जो अब कुछ फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को। तो इसमें आपको कौन सा हो गया, आपके फैक्टर जेनेटिक मेकअप हो गए, ये एलर्जेंस का डोजेस हो गया, फिर टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2 रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर अब क्या हो गया, इसके डिटेक्शन। तो इसके डिटेक्शन के लिए अपन स्किन प्रिक टेस्ट करेंगे। स्किन प्रिक टेस्ट में क्या होता है कि स्किन में ये प्रिक करके एलर्जेंस को इंजेक्ट करते, बट ये सेंसिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, तो आपका क्या हो गया, स्किन प्रिक टेस्ट हो गया। फिर टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी एंड और क्या हो गया, एलर्जन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन ई, एलर्जन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन। तो इसमें क्या क्या हो गया, इसमें आपको आते हैं पाँच चीज़ें। तो मल्टीप्लेक्स इम्यूनो, बस नाम याद रखिए, ठीक है। मल्टीप्लेक्स इम्यूनोब्लॉट एसी। दूसरा क्या है, फ्लोरो एंजाइम इम्यूनो एसे। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटेड इम्यूनो एसे सिस्टम। नेक्स्ट एंटी CCD एब्जॉर्बेंट इम्यूनोग्लोबिन एसे। एंड लास्ट वन इज द रास्ट क्या है, रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे, नोन एलर्जेंस को अवॉइड करेंगे कॉन्टैक्ट्स के लिए, ठीक है। फिर हाइपर सेंसिटाइजेशन। तो व्हाट इज द हाइपर सेंसिटाइजेशन, मीन्स कि हम लोग थोड़े एलर्जेंस को इनके एक्सपोजर्स में जाएंगे, ताकि अगर वो एलर्जेंस हमारी बॉडी से दोबारा कांटेक्ट करे तो उसके प्रति हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोनोक्लोनल एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई यूज़ करेंगे एंड ड्रग्स।
तो ड्रग्स में कौन सा ड्रग्स यूज़ करेंगे? तो जनरली अपन ने पढ़ा था कि हिस्टामिन्स प्रीडोमिनेंसी की वजह से होगा, तो इसमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो इसमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज़ करेंगे। फिर इसमें क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्टिसोल, फिर थियोफाइलिन, फिर क्रोमोलाइन सोडियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू लेने से पहले अपन देखते हैं स्टार्ट। हाँ, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें अपन ने देखा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा कि ये इन एप्रोप्रिएट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि टिश्यू को अपनी खुद की टिश्यूज़ को डैमेज कर देता। इसके क्लासिफिकेशंस का बेसिस था इमीडिएट और डिलेड, हिमोडोर और सेल मेडिएटेड। तो ठीक है, इसके बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या था, वो इमीडिएट था और हिमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड था, एंड टाइप 4 क्या था, वो डिलेड और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी था। इसमें अपन ने निमोनिक्स देखा था, दैट इज द ए सेट। तो ए फॉर एनाफाइलेटिक, सी फॉर साइटोटॉक्सिक, आई फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड एंड डी फॉर डिलेड। तो ए किसके लिए है, टाइप 1 एनाफाइलेटिक होता है, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक होता है, टाइप 3 इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड होता है, एंड टाइप 4 क्या होता है, डिलीड होता है। तो टाइप 1 में जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो IgE रहता है, टाइप 2 में IgM और G होता है, टाइप 3 में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशंस की वजह से होगा, और टाइप 4 क्या होता है, CD4 T सेल्स की वजह से होगा। तो अब आते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कुछ कॉमन एलर्जेंस जिसमें फूड एलर्जेंस, जिसमें शी फूड, नट्स आ गया, पॉलन एलर्जेंस, प्लांट पॉलन एलर्जेंस, प्रोटीन, सीरम्स, फिर ड्रग्स में पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, लोकल एनेस्थेटिक, सैलिसाइलेट्स, इंसेक्ट बाइट्स प्रोडक्ट्स, वेनोम, उसके फिर अदर्स में हो जाएगा मोल्ड, स्पोर्स, एनिमल हेयर, स्टैंडर्स। ठीक है, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स टेटनस के क्लिनिकल्स में आप क्या आ गया, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, हे फीवर, ब्रोंकियोलस्थमा, एट्रोपी एंड एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट्स में पीके रिएक्शंस क्या आ गया था, पीके रिएक्शन क्या था, उसके साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे किया गया था। तो प्रॉन्सनिस एंड कुस्तस नेम के साइंटिस्ट है, जिसमें जो पीके एंटीबॉडी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। बाद में इसे क्या बोल देंगे, इसे ही इम्यूनोग्लोबिन ई बोल दिया गया। इसमें व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स होता है जो कि 3 स्टेज में होता है, स्टेज 1, 2 एंड 3। तो स्टेज 1 में एरिथेमेटस एरिया अपीयरेंस होगा इंजरी के साइड पे, स्टेज 2 में फ्लेयर्स डेवलपमेंट होगा, इसके सराउंडिंग साइड पर स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, वेग स्वेलिंग एंड कंजेशन फॉर्म्ड होगा एट दी साइड, और इसमें क्या होगा, फ्लूइड लीक आउट होगा अंडर द स्किन फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरीज। मैकेनिज्म में क्या था, ये इसमें दो फेज में होगा, सेंसिटाइजेशन फेज जिसको इनिशियल फेज बोलेंगे, और इफेक्टिव फेज जिसको लेक्टर फेज बोलेंगे। ये इसका इंटरवल 2 से 3 वीक्स का होगा। मैंने तो ये वाला आपको समझाना ही भूल गई। हाँ, तो ये अपन ने ये जो फ्लो चार्ट्स पढ़ा था इसी को क्या किया गया, इसमें ऊपर समझाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एलर्जेंस, ये देखिए एलर्जेंस आया, और एलर्जेंस ने क्या किया, हमारी बॉडी से कांटेक्ट किया। जहाँ बॉडी में जो एपिथेलियल सेल्स थे उसमें क्या था, डेंड्राइटिक सेल्स वो क्या था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स था। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एलर्जेंस को डिटेक्ट कर लिया, तो इसने क्या कर दिया, CD4 और TH सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। तो CD4 सेल और TH को एक्टिवेट कर दिया, तो TH अभी क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट कर गया TH2 सेल्स में। तो TH2 सेल्स डिफ्रेंशिएट करने की वजह से क्या हुआ, इसने इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ कर दिया। इंटरल्यूकिन 4 ने क्या कर दिया, B सेल्स
का एक्टिवेशन कर दिया। बी सेल्स के एक्टिवेशन से क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबिन ई का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और बी सेल्स ने क्या कर दिया, मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स बना दिया। प्लाज्मा सेल्स ने इम्यूनोग्लोबिन ई प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर ये जो इम्यूनोग्लोबिन ई प्रोड्यूस्ड हुआ, ये क्या हुआ, मास्ट सेल्स में जो FC ये साइट था उससे जाकर के बाइंड कर गया। इम्यूनोग्लोबिन ई का FC साइट से मास्ट सेल के FC साइट से जाकर के अटैच्ड हो गया। अब ये यहाँ तक क्या था, ये सेंसिटाइजेशन फेज था। अब क्या होगा, ये सेम में एलर्जेंस आएगा तो क्या होगा, इसके FP साइट्स पे जाकर के अटैच्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डीग्रैनुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीग्रैनुलेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर्स में आपके, प्राइमरी में आपके हिस्टामिन सेरोटोनिन आ गया, सेकेंडरी में आपका प्रेडिकाइनिन, लिकोट्राइन्स, प्लाज्मा प्लेक्टस एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये सारे आ गए, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, स्मूथ मसल्स का स्पास्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, प्लेटलेट्स को डिग्रैनुलेशन कर दिया, सेंसरी नर्व एंडिंग और इसिनोफिल का सिक्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अपन ने इसमें पढ़ा था। इसमें पॉलिक्टिन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसे डिटेक्ट कर दिया। फिर T हेल्पर सेल्स प्रोलिफरेट कर दिया, जिसने रिलीज़ कर दिया इंटरल्यूकिन 13, 4 एंड 5। इसने क्या कर दिया, इंटरल्यूकिन 4, 5 ने ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। बी सेल्स ने इम्यूनोग्लोबिन ई का फॉर्मेशन कर दिया और ये मास्ट सेल से जाकर के अटैच्ड हो गया। फिर सेम एंटीजन आता है तो ये डीग्रैनुलेशन कर लेता है, सेकेंडरी मीडिएटर्स को रिलीज, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिलीज़ करता है। सॉरी, यहाँ मेटाबोलाइट्स नहीं, मीडिएटर्स होगा, हाँ। तो ये रिलीज़ कर देगा। तो इसमें क्या होंगे, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, इडिमा, ब्लड वेसल डायलेशन, म्यूकस सिक्रेशन, एपिथेलियल डैमेज। सेम थिंग जो कि ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। फिर इसमें सिम्टम्स डेवलप होंगे, ब्रोंक्यूल कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डेवलप होगा, हाइपोटेंशन होगा, शॉक होगा और फाइनली लीड्स टू द डेथ। तो अब आएंगे इसके मैनिफेस्टेशंस में। तो मैनिफेस्टेशंस में क्या हो गया, इमीडिएट एंड लेट मैनिफेस्टेशन। तो इमीडिएट मैनिफेस्टेशन में दो तरह का हो गया, सिस्टेमिक एंड लोकलाइज्ड। तो सिस्टेमिक क्या होता है, विद इन मिनट स्टार्ट हो जाता है। लोकलाइज्ड एरिया में होगा। तो लोकलाइज्ड में अपन ने देखा, इसमें बहुत सारे क्लिनिकल है, 4 क्लिनिकल्स अपन ने देखे, जिसमें क्या था, एलर्जिक रेनाइटिस, जिसको हे फीवर कहेंगे। तो हे फीवर क्या है, एयरबोर्न एलर्जेंस की वजह से होता है। और इसमें क्या होगा, वाटरी सिक्रेशन हो जाएगा आइज़ के कंजक्टाइवा में, नेजल मिकोसा में एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से सिम्टम्स डेवलप होंगे, स्नीजिंग, कफिंग होंगी। अस्थमा क्या, अस्थमा इज द डिफर फ्रॉम द हे फीवर। अस्थमा में क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को अफेक्ट करता है। इसमें ब्रोंक्यूल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एयरवे में इडिमा हो जाएगा, म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। ये दो तरह का हो सकता है, ये आपका एक एलर्जिक हो सकता है और दूसरा इंट्रेंसिक हो सकता है। तो एलर्जिक जो होगा वो एयरबोर्न एलर्जेंस एंड ब्लड बॉर्न एलर्जेंस की वजह से होगा, ठीक है। एयरबोर्न एलर्जेंस में पॉलन ग्रीन वगैरह, ब्लड बॉर्न एलर्जेंस में आपका वायरसेस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। फिर इंट्रेंसिक अस्थमा जो होता है, इसमें एलर्जेंस का कोई रोल नहीं होता, ये इंड्यूस्ड होता है ये एक्सरसाइज और कोल्ड की वजह से। फिर फूड एलर्जी में आपका कुछ हो गया, ये एग, नट्स, सी फूड, इन सभी की वजह से हो सकता है। इसके सिम्टम्स में डायरिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, ये सारे डेवलप कर सकते हैं। इसमें एटोपिक अर्टिकेरिया टर्म्स आया था। इसमें क्या होता है, जब एलर्जेंस डिपॉजिटेड हो जाता है स्किन में एंड लोकल व्हील फ्लेयर रिएक्शंस करते हैं तो इसे कहेंगे, ठीक है। फिर ड्रग्स पे अपन ऊपर ही बढ़ चुके हैं, पेनिसिलिन, सल्फोना, अमाइज, सैलिसाइलेट्स, लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। फिर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो हो गया जेनेटिक मेकअप, एलर्जन डोजेज, टी हेल्पर 1 वर्सेस टी हेल्पर 2 रिस्पॉन्स। फिर डिटेक्शन, इसके डिटेक्शन के लिए अपन स्किन प्रिक टेस्ट कर सकते हैं, टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी कर सकते हैं। फिर एलर्जेंस स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन ई कर सकते हैं, जिसमें आपका मल्टीप्लेक्स इम्यूनोब्लॉट ऐसे आ गया, फ्लोरो एंजाइम इम्यूनो ऐसे आ गया, ऑटोमेटेड इम्यूनो ऐसे सिस्टम आ गया, एंटी सीसीडी एब्जॉर्बेंट इम्यूनोग्लोबिन ऐसे आ गया। एंड लास्ट वन इज द रास्ट क्या हो गया आपका,
एलर्जी सॉल्वेंट टेस्ट। इसके ट्रीटमेंट में क्या होंगे, जो नोन एलर्जेंस है जिससे हमें प्रॉब्लम है, एलर्जी है, उसके कॉन्टैक्ट से हम लोग दूर रहेंगे। और सेकंड क्या है, हाइपर सेंसिटाइजेशन में क्या करेंगे कि हम लोग कुछ मतलब चाइल्डहुड से ही कुछ एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट्स में आते रहेंगे, ताकि वो एलर्जेंस अगर फिर से हमारे बॉडी में कॉन्टैक्ट में है तो उसके प्रति हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए, ठीक है। और थर्ड वन इज़ द मोनोक्लोनल एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई, एंड फोर्थ इज़ द ड्रग्स। तो ड्रग्स तो मतलब क्या होता है, हिस्टामिन से जनरली ये कब्ज होता है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ले लेंगे, फिर एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोन, लियोथियोफाइलिन एंड क्रोमो लाइन सोडियम, ये सारी ट्रीटमेंट्स अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन में ये हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझाया। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आए या नहीं है, या फिर इस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं आगे इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, बाय बाय।